Hello students. So today we will start about acidic nature. पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था एसिडिक नेचर के बारे में। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि आपको क्वेश्चन में pKa वैल्यू दी होती है और उसमें बताना होता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन नहीं, ठीक है, या कौन सबसे कम। तो उसको कैसे पता चलाएं हम? तो आपने जो है इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की ये रिएक्शन लिखी हुई है वाटर के साथ और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ओके। और यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है और H3O पॉजिटिव आयन बन रहा है। जो H पॉजिटिव देगा तभी वो एसिडिक नेचर होगा। तो इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे हम तो कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, वैसे लिखते हैं ना। तो ऐसे लिख सकते हो आप। फिर ये जो H2O है इसको हम K की साइड पे लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस में होता है तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है, ठीक है। लार्ज एक्सेस में लेते हैं इसलिए इनकी कंसंट्रेशन क्या रहती है? कांस्टेंट ही रहती है, इसलिए हम इसको K के साथ लिखते हैं। और इस K को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी बोल लेते हैं, ठीक है। और ये टेम्परेचर के साथ ही वेरी करता है। तो अब यहाँ पे Ka जो है वो H3O पॉजिटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा H पॉजिटिव मिलेगा उतनी ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी और उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। क्या बोला? जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे हमें उतनी ज़्यादा Ka की वैल्यू इंक्रीज करेगी और उतनी ही ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ओके। और pKa जो है वो क्या होती है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka होता है, नेगेटिव log 10 Ka, ठीक है। यहाँ पे भी लिखी हुई है वैल्यू और यहाँ पे मैंने भी लिख दी है, ओके। नेगेटिव लॉग ऑफ Ka होता है। तो अगर Ka की वैल्यू बढ़ रही है तो pKa की वैल्यू घटेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव लॉग है Ka का, pKa, अगर हम इस Ka में वैल्यू कोई ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो वो उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी, यानी कि Ka की वैल्यू घटती जाएगी, pKa की वैल्यू घटती जाएगी जितना ज़्यादा Ka को बढ़ाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लॉग है। तो इसका मतलब ये है कि जो एसिडिक नेचर है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pKa वैल्यू के, मतलब कि जितनी ज़्यादा pKa की वैल्यू उतना कम एसिडिक नेचर, या जितनी कम pKa की वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर। तो इस तरह से हम जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो pKa की वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ पे लिखा भी है स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ pKa स्ट्रॉन्गर इज द कार्बोक्सिलिक एसिड और बेटर इज प्रोटोन डोनर, ओके। उतना इजीली वो प्रोटोन डोनेट कर पाएगा। HCl की है 2.0, H2SO4 की है -9 pKa वैल्यू, ठीक है। CF3COOH की है 0.23, है ना। तो सबकी दी हुई है यहाँ पे देखो टेबल भी दिया हुआ है pKa वैल्यू के साथ, ओके। HCOH का यानी कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ओके। तो यहाँ पे सबकी pKa वैल्यू दी हुई है और आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा वो कम एसिडिक और जिसकी कम वो ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, उनका क्या इफेक्ट है एसिड स्ट्रेंथ में, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को डीएक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच होगा तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को जो है डेंसिटी बढ़ा देते हैं ऑक्सीजन पे, ओके। ये डोनेट करने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को,
किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो वो H पॉजिटिव को रिलीज ही होने नहीं देगा, है ना, वो अपनी तरफ खींचेगा और हमें कार्बोक्सिलेट आयन नहीं मिलेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन भी बताया हुआ है, CH3 है तो वो ज़्यादा एसिडिक है। फिर जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ी होती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इफेक्ट जो है इंक्रीज करता जा रहा है, यानी कि प्लस साई इफेक्ट जो है इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पे CH3 का 2CH है ना, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे एसिडिक नेचर जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, जो ऑक्सीजन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और ये H पॉजिटिव को ईजिली रिमूव कर देगा कि भाई तुम जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है -I इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच हैं तो एसिडिक नेचर जो है इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ हेलोजन्स का है। ठीक है, कि किस तरह के हेलोजन जो हैं अटैच होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो -I इफेक्ट देंगे, है ना, अगर -I इफेक्ट देंगे तो हेलोजन जो है उनकी -I इफेक्ट जो है किस तरह से डिक्रीज करता है, ये ऑर्डर दिया हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन का। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, फ्लोरीन वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर क्लोरीन वाला, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन वाला। ठीक है, फिर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हेलोजन्स होंगे उतना ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा उनका और उतनी ज़्यादा नेगेटिव जो चार्ज होगा वो उनके ऊपर डिस्पर्स होता जाएगा और उतना ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होता जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है जितने ज़्यादा हेलोजन एटम उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर। और यहाँ पे पोजीशन की बात भी की हुई है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिक्रीज कर जाता है जब डिस्टेंस पे चला जाता है। तो अगर तो अल्फा पोजीशन पे है तो वो मोर एसिडिक, अगर बीटा पोजीशन पे हेलोजन एटम तो फिर वो उससे कम और गामा पे सबसे कम। ओके, ठीक है, इस तरह से आप इन रिएक्शंस को या कंपैरिजन को कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड का कंपैरिजन भी आ जाता है कि इसमें बताओ सबसे एसिडिक कौन सा है। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि ना ही वहाँ पे कोई, ये देखो मैं फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला लिखूँ यहाँ पे, तो इसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं अटैच हुआ है, H का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए जो है ये इजीली यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव कर देता है। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। फिर बात करें अगर हम बेंजोइक एसिड की तो उसमें क्या होता है, +R इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, +R इफेक्ट आ जाएगा। कैसे? यहाँ के जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, डोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, भले ही रेजोनेंस तो है, कुछ ज़्यादा थोड़ा सा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे बट उतना नहीं खींच पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। ओके, तो ये फॉर्मिक एसिड से कम एसिडिक होता है और सबसे कम एसिटिक एसिड में CH3 ग्रुप लगा होता है, इसीलिए जो है वो सबसे कम एसिडिक। क्यों? क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, यहाँ पे इस तरह से आप इन रिएक्शंस को कर सकते हो। और अगर एरोमेटिक रिंग की बात करें हम, तो एरोमेटिक में अगर किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं वो डिसाइड करेंगे कि
एसिडिक करैक्टर कैसा है। NO2 की अगर बात करें तो NO2 जो है सबसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग पे इंक्रीज करती जाएगी वो अपनी तरफ खींचता जाएगा। फिर Cl, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब बेंजोइक एसिड में जो है यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए मोर एसिडिक एज कंपेरिजन टू CH3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। OCH3 भी ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड OH ऑल्सो इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acids are usually stronger acid than benzoic acid regardless of the nature of the substituents। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे जो है कोई भी ग्रुप लगा होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपैरिजन टू बेंजोइक एसिड। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो ऑर्थो पोजीशन पे होंगे वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे और रिपेल कर देंगे। ओके, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉन फैक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे और ऑर्थो इफेक्ट लग जाता है। ओके, इसीलिए अब हम इस O और H के बीच में बात कर रहे थे, तभी हमें एसिडिक करैक्टर का पता चला, यहाँ से H रिमूव हो रहा था। तो इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हैं जो कि यहाँ पे दी गई हुई हैं। फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, इसमें क्या होता है, वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से H निकलेगा। 2 मोल्स लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के और Na के साथ जो है Na जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा H की जगह और H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ओके, उसी तरह से ये जनरल रिएक्शन दी हुई है आपको और सब साथ में एग्जाम्पल भी दिए गए हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड का। ठीक है, Na के साथ भी और जिंक के साथ भी। अब यहाँ पे जिंक 1 क्यों लिया? क्योंकि इसकी क्या होती है, वैलेंसी ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू Na। जिंक की 2 होती है और Na की 1 होती है। ठीक है, फिर है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स जैसे कि Na2CO3 या NaHCO3 बाइकार्बोनेट्स, ये क्या करते हैं, ये भी सोडियम सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, सोडियम सॉल्ट्स बना देते हैं। यहाँ पे देखो सेम वही रिएक्शन हो रही है, Na जाके H की जगह पे अटैच हो जा रहा है, फिर CO2 निकल रहा है और ये जो एक ऑक्सीजन यहाँ से बचेगा CO3 से, वो H2 जो कि यहाँ से रिमूव होगा COOH से, वो H2O के साथ जाके अटैच हो जाएगा और एज ए H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, RCOONA CO2 H2O। ओके, आप इस तरह से एग्जाम्पल लेके भी ये रिएक्शंस कर सकते हो। फिर है थर्ड रिएक्शन विद अल्कलीज, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ओके, तो ये भी क्या बनाएंगे आपके पास यहाँ पे सोडियम कार्बोक्सिलेट बना देंगे, अमोनियम कार्बोक्सिलेट बना देंगे। ठीक है, तो जनरल रिएक्शंस भी दी हुई हैं, Na को अटैच करना है और यहाँ से एक जो H निकलेगा वो इस OH के साथ जाके अटैच हो जाएगा और H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, उसी तरह से अमोनिया में क्या होगा कि NH4 एज इट इज जाके अटैच हो जाएगा और H यहाँ से जो रिमूव होगा वो इस OH के साथ जाके अटैच हो जाएगा, H2O मॉलिक्यूल बना देगा। ओके, फिर है नेक्स्ट रिएक्शंस हैं का इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, OH के बीच का बॉन्ड। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। फिर उससे रिलेटेड जो रिएक्शंस होंगी, ओके, फर्स्ट है कि एनहाइड्राइड बनता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं। ठीक है, और H2SO4 भी ले सकते हैं कंसंट्रेटेड। क्या होगा, 2 मोल्स लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, एक ये। ठीक है, एक से हमें OH निकालना है, एक से हमें H निकालना है और ये दोनों आपस में जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड आपस में बन जाएगा इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है,
ये बॉन्ड बनेगा और आपको यहाँ पे एनहाइड्राइड मिल जाएगा और H2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसी तरह से आप एसिड एनहाइड्राइड्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे? आपने एक तरफ एसिटिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आपने एसिटाइल क्लोराइड लेना है। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर भी बताया हुआ है। देखो HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, फिर ये जो COO है ये इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा और आपको यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड और HCl जो है वो मिल जाएगा। ओके, सेम सोडियम एसीटेट और एसिटाइल क्लोराइड मिलके भी ये इस तरह की रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन, जो कि होती है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में, जिस रिएक्शन को मैं आपको करवा चुकी हूँ अल्कोहल वाले यूनिट में, यानी कि ठीक है अल्कोहल वाला यूनिट किया था ना हमने, उसमें एस्टेरिफिकेशन की थी और मैकेनिज्म भी बताया था कि OH ही क्यों निकलता है, उसके एविडेंस भी बताए थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा, अल्कोहल से H निकलेगा H2O और आपको एस्टर मिल जाएगा RCOOR-। ठीक है, CH3CO। ये यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल के बीच में भी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, ये भी इसी के अंदर आता है और रिएक्शन होती है SOCl2 PCl5 और PCl3 के साथ। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इनके साथ रिएक्ट करते हैं, थायनाइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे आपको एसिड क्लोराइड देंगे। ठीक है, और रिएक्ट कैसे करेंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, थायनाइल क्लोराइड RCOOH यहाँ से रिमूव कर देना है और Cl यहाँ पे अटैच कर देना है। ओके, और SO एक ऑक्सीजन आपने O2 को SO को दे देनी है और यहाँ पे SO2 गैस निकलेगी और HCl भी एज अ गैस रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ओके, सेम PCl5 के साथ भी रिएक्शन होगी। PCl5 को कैसे लिखना है, PCl3 बीच में, Cl दोनों साइड में और RCOOH को इस तरह से अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, फिर RCOCl एक वाला Cl RCO को चल जाएगा, जो PCl3 है वो ऑक्सीजन को चला जाएगा और जो Cl है वो H को चला जाएगा और इस तरह से प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, PCl3 में जो है आपको क्या करना है, सिर्फ एक Cl देना है, यहाँ से OH निकाल देना है और H3 ये 3 मोल्स लिए हुए हैं तो H3PO3 बन जाएगा। ठीक है, OH निकला, 3 मोल्स निकलेंगे OH के, जो कि आपने इस PCl P को दे देने हैं क्योंकि तीनों के तीनों क्लोरीन आपको यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ RCO में ऐड करने पड़ेंगे और आपको यहाँ पे फास्फोरस एसिड मिल जाएगा। ओके, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ SOCl2 थायनाइल क्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके, और यहाँ पे आपको एसिटाइल क्लोराइड ही मिल रहा है। बस PCl3 में आपको 3 मोल्स मिल रहे हैं क्योंकि आप 3 मोल्स यूज़ कर रहे हो। थायनाइल क्लोराइड को हम प्रेफर करते हैं अदर प्रोडक्ट से, जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो एस्केप कर जाते हैं इस रिएक्शन में, ये गैसियस फॉर्म में एस्केप कर जाते हैं और हमें प्योर प्रोडक्ट मिलता है, इसीलिए हम थायनाइल क्लोराइड को प्रेफर करते हैं एज कंपेरिजन टू PCl5 और PCl3। ठीक है, रिएक्शन करेंगे अगर अमोनिया के साथ तो हमें मिलेंगे अमाइड्स। क्या मिलेंगे, अमाइड्स मिलेंगे। ओके, कैसे, NH3 के साथ रिएक्ट किया, ये जो OH है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इस NH यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो और NH2 को इस RCO के साथ अटैच कर दो। तो ये देखो RCO NH2 और यहाँ से OH निकला, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, वो वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज रह गया। आपने अगर बीच में अमोनियम साल्ट इंटरमीडिएट नहीं लिखना हो तो आप की मर्जी है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इस रिएक्शन को करना कैसे है,
शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, यहाँ से OH निकालो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो NH3 से, और इन दोनों को कंबाइन कर दो, और जो OH और H निकाला है उसको आपस में कंबाइन कर दो, ठीक है। और RCOO नेगेटिव NH4 को, ये बीच में इंटरमीडिएट बनता है, हीट करना है, ठीक है। हीटिंग हमेशा लिखनी है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं एसिटिक एसिड का, बेंजोइक एसिड का, ओके। CO के साथ जस्ट NH2 अटैच करना है। थैलिक एसिड का भी दिया है, उसमें हमें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लेना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको थैलेमाइड मिल जाता है, CONH2 CONH2। और अगर हम इसको और हीट कर दें, फर्दर हीटिंग, तो आपको थैलेमाइड मिल जाता है, थैलीमाइड मिल जाता है, ईमाइड। पहले थैलामाइड मिला, फिर थैलीमाइड मिला, ओके। यानी कि ये एक NH2 यहाँ से रिमूव हो जाता है, और ये एज अ NH3 यहाँ से रिमूवल हो जाता है। एक NH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, और NH आपस में बॉन्ड बना लेगा, ओके। नेक्स्ट है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि पूरा का पूरा COOH ग्रुप ही जो है एज अ होल रिएक्ट करेगा जब इसकी क्लीवेज होगी, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शंस होंगी, रिडक्शन टू एल्केन और रिडक्शन टू एल्कोहल्स। रिडक्शन टू एल्कोन में हाइड्रोआयोडाइक एसिड लेंगे हम, ठीक है, और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ट्रीट करवाएंगे और आपको एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से OH निकल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ H2O, और I2 भी निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और CH3 बचेगा सिर्फ, OO निकाल देना है यहाँ से, और 3 हाइड्रोजन यहाँ से जो हैं इसको दे देने हैं, ठीक है, ठीक है। एसिटिक एसिड 6HI रेड फॉस्फोरस 473 केल्विन, इथेन मिल गया यहाँ पे आपको, और 2 मोल्स ऑफ H2O। जो अल्कोहल की रिडक्शन होती है आपने पहले भी की हुई है, कि पहले हम क्या करते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन करवा के अल्कोहल बना देते थे। यहाँ पे जो है सेम वही रिएक्शन होनी है, सॉरी, अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते थे KMnO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीडेशन कराते थे, यहाँ पे बैक रिएक्शन करवानी है, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, बैक रिएक्शन करवानी है, और आपको यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। और जो रिएजेंट आप यूज़ करोगे वो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में, या डाइबोरेन ले लो ईथर की प्रेजेंस में, और H3O पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और यहाँ से आपको CH2OH प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएंगे, ओके। एसिटिक एसिड और CH3 CH2OH। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल यहाँ से होगा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होंगी, ओके। सो फर्स्ट है कि यूजिंग सोडा लाइम हम कैसे डी कार्बोक्सिलेशन करवा सकते हैं। तो सोडा लाइम होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और रेशो होती है 3:1, ओके। और आपको यहाँ पे एल्केन मिल जाते हैं, 1 कार्बन कम, 1 लेस कार्बन। और सोडियम सॉल्ट कैसे बनाना होता है, आपने RCOH को या सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर ट्रीट कराओगे तो आपको मिलेगा RCOONA प्लस H2O। उस RCOONA को आप NaOH के साथ ट्रीट कराओगे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड एरो पे है और 630 केल्विन पे हीट करना है, और यहाँ से देखो N ये पूरा का पूरा निकल रहा है यहाँ से, है ना, COONA NaO, Na2CO3 यहाँ से सोडियम कार्बोनेट निकल गया यहाँ से, और बचा H जो R के साथ जाके अटैच हो गया, यानी कि एक कार्बन यहाँ से कम हो गया है ना, डिसेंट ऑफ चेन हो रहा है, ओके। इस तरह से सोडियम एसीटेट ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और आपको मीथेन मिल जाएगा।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन मेथड में, यानी कि ये एक नेमिंग रिएक्शन है, कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। ओके, यहाँ पे मैं जूम करूँ अगर इस सेल को, आपने क्या करना है, इस सेल में जो है मिक्सचर लेना है सोडियम साल्ट और H2O का। ओके, सोडियम सॉल्ट और H2O का। तो यानी कि यहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट होंगे वो होंगे RCOO नेगेटिव के, Na पॉजिटिव के, OH नेगेटिव के और H पॉजिटिव की। ये 4 आयंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो होगी ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। RCOO जो है वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और RCOO में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब ये RCOO में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये COO2 निकल जाएगा यहाँ से, और R आपस में जाके अटैच हो जाएंगे। 2 R लिए हैं, 2 मोल्स लिए हैं हमने, तो इसलिए दोनों R आपस में अटैच हो जाएंगे और आपको यहाँ पे एल्केन मिल जाएगा। और कैथोड पे जो है अब Na पॉजिटिव भी है और H पॉजिटिव भी है, बट H पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। और इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। 2 मोल्स होंगे H पॉजिटिव के, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो RCOO ने रिमूव किए थे, लूज किए थे, उनको गेन कर लेगा। तो कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, पहले पूरी रिएक्शन लिखी हुई है। CH3CO नेगेटिव आयनाइज कर रहे हैं, हम आयंस बना रहे हैं, और 2H2O को हमने OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। फिर इन्होंने रिएक्शन की है, CH3CO ने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या किए, रिमूव कर दिए यहाँ से। ये देखो माइनस लिखा हुआ है, और 2CH3O जो है उसने CO2 रिमूव किया, और CH3 ने आपस में बॉन्ड बना लिया। और यहाँ के जो 2H पॉजिटिव थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और H2 गैस यहाँ से रिमूव की, और सॉल्यूशन में बचा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, जो कि आपस में मिलके जो है क्या बनाएंगे, NaOH। तो आपको सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, NaOH मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी कि जो R ग्रुप है उसकी क्या रिएक्शन होती हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको भी आपने नेमिंग रिएक्शन वाली कॉपी में लिखना है, कोल्स को भी और हेलवोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शंस को भी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे अल्फा पोजीशन का इम्पोर्टेंस है। जो अल्फा पोजीशन वाला कार्बन होता है वो क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, और उस हाइड्रोजन की जगह पे एक हेलोजन एटम जाके अटैच हो जाता है, यानी कि हेलोजिनेशन करवानी है अल्फा पोजीशन पे। ओके, वो हेलोजन एटम जो है X जो है या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये रिएक्शन करवा सकते हो। अल्फा पोजीशन से हमेशा याद रखना, अल्फा ही पोजीशन से जो है हाइड्रोजन रिमूव होगा, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में और H2O की प्रेजेंस में अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हेलोजन है, क्लोरीन या ब्रोमीन है, तो वो जो है सेकंड या थर्ड अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके उनको वहाँ पे अटैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये देखो CH3 अल्फा पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन है, तो पहले एक क्लोरीन लगा, फिर दूसरा क्लोरीन लगा, फिर तीसरा क्लोरीन लगा। ओके, उसी तरह से प्रोपेनोइक एसिड में भी सेम, ब्रोमीन पहले 1 फिर 2, पर लगना कहाँ पे है, अल्फा पोजीशन पे ही लगना है, किसी और पोजीशन पे नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है एराइल ग्रुप की। एराइल ग्रुप में जो रिएक्शन, यानी कि जो एरोमेटिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि बेंजीन रिंग वाले एसिड्स जो होते हैं
उनका जो एराइल ग्रुप बेंजीन रिंग होती है उसके साथ कौन सी रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। क्यों? क्योंकि COOH जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए जो है वो डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को और मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि मेटा पोजीशन पे आपको जो है रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। जो भी ग्रुप एडिशन होगी वो मेटा पोजीशन पे हो जाएगी। तो अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो Br2 Fe Br3 या हीट करवा रहे हो तो आप मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और जो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा वो एक Br के साथ रिमूव हो जाएगा। ओके अगर कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 ले रहे हो दोनों तो नाइट्रेशन होगी। यहाँ इस दोनों से हमें NO2 मिलता है जो कि मेटा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा और आपको नाइट्रोबेंजोइक एसिड मिल जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड या 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ओके और अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो तो SO3H मिलेगा जो कि सल्फोनेशन करवा देगा और सल्फोबेंजोइक एसिड मिलेंगे आपको, मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं करवाते हैं क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होता है। ठीक है और जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 वो क्या कर जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ ही जाके अटैच कर जाता है। ठीक है इसीलिए जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं शो करते हैं। ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट योर दिस यूनिट। This was the last topic. Okay, thank you.